नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बांग्लादेश के ढाका में हिंदुओं का प्रदर्शन जारी। अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पहुंचे ढाकेश्वरी मंदिर। कहा, लोकतंत्र में सभी के अधिकार हैं एक समान। स्थिति सामान्य करने के लिए मांगा वक्त। मॉस्को में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात। फलस्तीन का किया समर्थन। कहा, शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने निर्णय जल्द करे लागू। सोशल मीडिया एक्स के सीईओ एलन मस्क ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का किया साक्षात्कार। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सामने आई तकनीकी खामी। मस्क ने बताया साइबर अटैक। रूस के किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने का यूक्रेन का इरादा नहीं। यूक्रेनियन विदेश मंत्री ने कहा, कुर्स्क क्षेत्र में की गई सैन्य कार्रवाई का इरादा रूस पर रणनीतिक बढ़त लेने तक सीमित। और अफ्रीका महाद्वीप में एमपॉक्स घोषित हुआ61 स्वास्थ्य आपातकाल। अफ्रीका सीडीसी ने कोंगो, युगांडा और केन्या में फैल रहे वायरस को लेकर उठाए कदम। अब तक 461 लोगों की हो चुकी है मौत। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और अत्याचार के चलते आए संकट को कम करने के लिए अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को पहल की। वो ढाका स्थित ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने सभी से सहयोग की मांग की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सभी एक हैं और हमारे अधिकार भी समान हैं। लोकतंत्र में हम मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट नहीं बल्कि इंसान हैं। हमारे अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थानों द्वारा उचित प्रबंधन और व्यवस्था नहीं करना है। यही वजह रही है कि इस तरह की समस्या पैदा हुई। साथ ही उन्होंने अंतरिम सरकार के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, सहयोग करें, अभी से सरकार को जज ना करें। अगर हम असफल होते हैं तब आलोचना करें। और इस सब के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में अयोध्या राम मंदिर के पोस्टर नजर आए। वो लोग अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश की सड़कों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जानमाल की सलामती को लेकर सड़कों पर आना पड़ा है। बीते 4 दिन से हिंदू लगातार ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। दरअसल 5 अगस्त को बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम और छात्रों के विरोध की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद अराजकता की शिकार हिंदू आबादी हुई। उनके धार्मिक स्थलों, मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले हुए। पुलिस और सैन्य कर्मियों ने अराजकता को रोकने की कोई पहल उस वक्त नहीं की। बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजात ने ढाका में प्रेस वार्ता कर बताया कि सोमवार तक 48 जिलों में 278 हिंदू परिवारों पर हमला किया गया। पीड़ित हिंदू मुख्य तौर पर अराजकता और हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई के लिए विशेष न्यायाधिकरण का गठन और अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों पर सभी प्रकार के हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी हफ्ते इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है, ऐसी आशंका अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने जताई है। इस बीच जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करके टकराहट को रोकने की अपील की है। वहीं इजराइल के साथ हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बढ़ते तनाव और समीकरण को देखते हुए
अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। ईरान और इजराइल के बीच बन रही परिस्थितियों के बीच संभावना जताई जा रही है कि इस हफ्ते युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने ऐसी आशंका व्यक्त की है। इधर ईरान ने भी स्पष्ट किया है कि उसकी संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ हुए अपराध का वो दृढ़ता से जवाब देगा। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ईरान ने इसे उसकी संप्रभुता पर हमला माना और अब वह खुलकर इजराइल के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस बीच जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान के राष्ट्रपति से बात करके टकराहट को रोकने की अपील की, लेकिन ना तो ईरान सुनने के लिए तैयार है और न ही इजराइल। इजराइल ने कहा है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। हम अपने दुश्मनों के बयानों और टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हैं और इसलिए हम हमले और उससे बचाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम राजनीतिक निर्देशों के मुताबिक काम करेंगे। वहीं पिछले हफ्ते गाजा के खान यूनिस पर इजराइल के हमले को लेकर दुनिया चिंतित है। स्कूल पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरी दुनिया युद्ध विराम को लेकर प्रयास तेज कर रही है। कतर, मिस्र और अमेरिका शांति बहाली के लिए 15 अगस्त को बातचीत करेंगे। इस बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामेर बेन गवीर ने कहा है कि हम बातचीत से नहीं, युद्ध के मैदान में जीत दर्ज करेंगे। हमें यह युद्ध जीतना ही होगा और हमें दोहा या काहिरा में सम्मेलनों में नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें हराना होगा, उन्हें घुटनों पर लाना होगा। हमारा यही संदेश है। हम हमास को हरा सकते हैं, उन्हें घुटनों पर ला सकते हैं। इजराइल के साथ हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बढ़ते तनाव और समीकरणों को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। पेंटागन की जानकारी के मुताबिक फारस की खाड़ी के लिए अब्राहम नाम से एक और युद्धपोत को रवाना किया गया है। युद्धपोत में लड़ाकू विमान F-35 तैनात होंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने एक आपातकाल बैठक की। ये इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद 24वीं बैठक है। अगली खबर की ओर चलते हैं। फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास रूस की यात्रा पर हैं। मॉस्को में उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से इजराइल फ़लस्तीन संघर्ष बातचीत का केंद्र रहा। राष्ट्रपति अब्बास का मॉस्को दौरा पहले 15 नवंबर 2023 को होना था, लेकिन इजराइल गाजा के जारी संघर्ष की वजह से इसे टालना पड़ा था। साल 2021 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात रही। रूस फ़लस्तीन के प्रति उदार रवैया अपनाता है, जबकि पश्चिमी देशों की वजह से इजराइल के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। गाजा में युद्ध विराम के लिए रूस ही सुरक्षा परिषद में अक्टूबर महीने में प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन यूके, यूएस, फ्रांस और जापान ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस मुद्दे पर हमारे रुख में बदलाव नहीं आया है। इसे काफी पहले तैयार किया गया था। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। हमारा मानना है कि क्षेत्र में दीर्घकालिक और स्थिर शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी निर्णयों को पूरा करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले एक पूर्ण फिलिस्तीनी राज्य बनाना बहुत आवश्यक है। ताइवान ने ओलंपिक खेलों से लौट रहे अपने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया। खिलाड़ियों को लेकर वापस ताइवान लौट रहे विमान को 3 लड़ाकू जेट विमानों ने एस्कॉर्ट किया। पेरिस से वापस लौट रहा ताइवानी खिलाड़ियों का ये आखिरी जत्था था। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी में ताइवान के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली लिन यू टिंग भी शामिल थीं। खिलाड़ियों ने अपने देश वापस लौटकर हवाई अड्डे पर पहुंचे अपने समर्थकों का आभार जताया। ताइवान ने ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत कुल 7 पदक जीते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क के साथ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लाइव साक्षात्कार किया। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से पेंसिल्वेनिया रैली में उन पर हुए हमले समेत तमाम मुद्दों के बारे में बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो अक्टूबर में एक बार फिर प्रचार के लिए पेंसिल्वेनिया के बटलर जाएंगे।
बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के उम्मीदवारी छोड़ने के फैसले को तख्ता पलट करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 1 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने एक्स अकाउंट पर सोमवार को कई पोस्ट किए। एलन मस्क पिछले कुछ समय से लगातार राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते नजर आए हैं। हालांकि एलन मस्क के साथ उनकी इस बातचीत में कई तकनीकी खामियां भी देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को उनकी इस बातचीत से जुड़ने में समस्या का सामना करना पड़ा। तकनीकी दिक्कतों के चलते ये साक्षात्कार अपने तय समय से करीब 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ। एलन मस्क ने तकनीकी समस्याओं को DDoS अटैक बताते हुए कम संख्या में लाइव श्रोताओं के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया। बातचीत के दौरान भी लोगों ने ऑडियो संबंधित समस्याओं की शिकायत की। हालांकि बाद में एलन मस्क ने इसको करीब 2 घंटे लंबी जो बातचीत चली, इसको अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इस साक्षात्कार के बाद अपने एक पोस्ट में उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत का भी प्रस्ताव रखा है। पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन के बाद ओलंपिक ध्वज अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में वापस आ गया है, जहां इस ध्वज को 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों में फहराया जाएगा। इस झंडे को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले करीब 50 अमेरिकी खिलाड़ियों के साथ एक विमान में लॉस एंजलिस लाया गया। इस ध्वज के स्वागत में कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम भी मौजूद रहे। विमान में एथलीट्स के अलावा लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास भी मौजूद रहीं। उन्होंने विमान की सीढ़ियों से उतरने से पहले ओलंपिक ध्वज को लहराया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2017 में लॉस एंजलिस को 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी थी। ये ओलंपिक के इतिहास में तीसरा मौका होगा जब लॉस एंजलिस खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले साल 1932 और 1984 में भी लॉस एंजलिस ने ओलंपिक में खेलों की मेजबानी की थी। अब एक महत्वपूर्ण खबर। मंगल ग्रह पर नासा के इनसाइट लैंडर से प्राप्त डेटा के मुताबिक मंगल ग्रह की सतह के नीचे तरल पानी का विशाल भंडार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लैंडर से प्राप्त डेटा को लेकर हुए अध्ययन के मुताबिक ये जलाशय मंगल की सतह से करीब 11 से लेकर 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। अनुमान के मुताबिक पानी का ये भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि इससे पूरे मंगल ग्रह की सतह को ढक सकने वाला महासागर भर जाए। 2018 से मंगल पर मौजूद इनसाइट लैंडर ने वहां 4 साल तक भूकंपीय डेटा को मापा, जिससे यह समझा जा सका कि वहां सतह के नीचे कौन सी सामग्रियां मौजूद हो सकती हैं। पानी की मौजूदगी के इस अनुमान के बाद शोधकर्ता वहां अतीत में या फिर वर्तमान में भी सूक्ष्म जीवी जीवन की संभावनाएं जता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख
कमान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से है। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है। अभी तक इस पूरे युद्ध में रूस की ही आक्रामकता देखी जा रही है, लेकिन पहली बार यूक्रेन आक्रामक हुआ है और रूसी इलाके में घुस गया है। पलटवार करते हुए रूस ने जवाबी हमला तेज कर दिया है। वहीं एहतियात के तौर पर रूस ने बेलगोरोद क्षेत्र के कुछ हिस्सों को खाली करा लिया है। 30,000 लोगों को शेल्टर हाउस में रखा गया है। फरवरी 2022 जब रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी थी, युद्ध को 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में जा घुसी है। यूक्रेन के दावे और उसकी सेना पर पलटवार करते हुए रूस ने जवाबी हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसने क्रुस्क के 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। अब रूसी सेना पूरे क्षेत्र पर वापस दबदबा बनाने की कोशिश में है। इस बीच रूस ने एहतियात के तौर पर बेलगोरोद क्षेत्र के कुछ हिस्सों को खाली करा लिया है। 30,000 लोगों को शेल्टर हाउस में रखा गया है। सुबह सुबह हमारे गांव क्रास्नाया यारुगा में लाउडस्पीकर पर अलर्ट आया। मेरी साथी नतालिया ने मुझे फोन किया और कहा, सामान पैक करो और कार में बैठो, हमें इस जगह को खाली करना होगा। कुर्स्क क्षेत्र से 2 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर मॉस्को और दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन की रणनीति रूस पर दबाव बनाने की है, इसलिए 6 अगस्त को योजनाबद्ध तरीके से यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क की 245 किलोमीटर लंबी सीमा पर अचानक हमला किया और पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी रणनीति डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस की सप्लाई चेन को बाधित करना है। उनका इरादा रूस के किसी क्षेत्र पर कब्जा जमाने का नहीं है। यूक्रेन की कुर्स्क क्षेत्र की जमीन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों की जान बचाना चाहते हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि कुर्स्क क्षेत्र में ऑपरेशन से अग्रिम मोर्चे को मदद मिलती है, क्योंकि इससे रूस को डोनेट्स्क इलाके में अतिरिक्त इकाइयां भेजने में दिक्कत आती है और इसकी सैन्य लॉजिस्टिक की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। हालांकि कुर्स्क पर यूक्रेन की कार्रवाई रूस के लिए भारी पड़ रही है। ये पहली बार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस के किसी क्षेत्र में अन्य देश की सेना दाखिल हुई है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के दौरान दबाव बनाया जा सकता है।
ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसपास के जंगलों में लगी आग मंगलवार को भी कई जगहों पर जलती रही। इस भीषण आग में अब तक एक महिला की मौत हो चुकी है। हालांकि कमजोर हवाओं और अग्निशमन के प्रयासों के चलते कई जगहों पर आग पर काबू पाया जा चुका है। रविवार को एथेंस से करीब 35 किलोमीटर उत्तर में जल रही आग सोमवार को राजधानी के पास उन इलाकों में पहुंच गई थी जहां दशकों में आग की घटनाएं दर्ज नहीं की गई थीं। भीषण आग के बीच यहां रह रहे लोगों को सब छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हालांकि आग पर काबू पाने के बाद अब वापस लौट रहे कुछ लोगों के पास केवल उनके घरों का जला हुआ मलबा ही बचा हुआ है। अधिकतर इलाकों में आग पर काबू पाने के बावजूद फिलहाल प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए गुरुवार तक के लिए जंगलों की आग को लेकर चेतावनी जारी कर रखी है। वहीं यूरोप के कई देशों में हीट वेव के चलते लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, बोस्निया और इटली में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इन देशों के कई शहरों में 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। फ्रांस के कई इलाकों में भीषण गर्मी के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बाल्कन क्षेत्र में भी हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन देशों में रहने वाले लोगों के अलावा यहां आने वाले पर्यटक भी गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। यूरोप के कई क्षेत्रों में आगामी शुक्रवार तक हीट वेव रहने की संभावना जताई गई है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। अफ्रीका में एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, उसका प्रकोप बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अफ्रीका CDC ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। एमपॉक्स का नया वेरिएंट क्लेड LB तेजी के साथ कोंगो और उसके पड़ोसी मुल्कों युगांडा और केनिया तक फैल चुका है। बीमारी की चपेट में आने वाले 70% युवा हैं, जबकि मरने वालों में 85% लोगों की उम्र 15 साल से कम है। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 461 मौत वायरल की वजह से हो चुकी हैं और अब तक 15,000 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते साल के मुकाबले इसमें 160% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स H चिंता जाहिर की है। ये वायरस आमतौर पर वयस्क मैकोंग बंदरों से फैलता है। कुछ दूसरी प्रजाति के बंदर और सूअर भी इसके वाहक हो सकते हैं। इससे अगर एक बार कोई इंसान संक्रमित हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाला दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इससे तंत्रिका संबंधी रोग या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायतें सामने आती हैं।
बीमारी के लक्षण आमतौर पर 7 से 14 दिनों के बीच दिखाई देने शुरू होते हैं। बुखार, रैश, सिर में दर्द, मसल्स में दर्द, फटीग और बैक पेन होना इसमें शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।